हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाला जो पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। और जैसा कि पिछली दो क्लासेस में मैंने आप लोगों को यूनिट 1 का अध्ययन करा दिया है, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था, यूनिट 2 जो है आप लोगों का आहार एवं पोषण से संबंधित है। इस टॉपिक को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने होम साइंस में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज जरूर होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से बीएड के सिलेबस में शामिल करके आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई। यानी आप लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो एक शिक्षक को आहार और पोषण के बारे में किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह अपने विद्यार्थियों को आहार और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है, उनके जो ऊर्जा है, उनकी क्षमता है, उसको बनाए रख सकता है, जिसके माध्यम से छात्र अपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के सिलेबस में संतुलित आहार को शामिल करने का क्या उद्देश्य है और इसकी क्या बातें समझ में आती हैं, क्या बातें व्यवहारिक रूप से देखने को मिलती। हाँ, चलिए देखिए हम लोग को आज पढ़ना है पोषण एवं आहार, यानी आहार एवं पोषण के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण होता क्या है? देखिए पोषण जनरली होता क्या है कि जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उस भोज्य पदार्थ को हमारे शरीर में पाचन की क्रिया के बाद शरीर के सभी अंगों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण। और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो देखिए पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करता है जो हमारे शरीर के विकास, मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है और यह हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यानी जो अच्छा पोषण होता है, यानी हम जो भी चीजें खाते हैं वह सही तरीके से हमारे शरीर में पचा ली जाए और शरीर के सभी अंगों को उस चीज से मिलने वाली ऊर्जा प्रदान कर दी जाए और उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे अंदर बहुत सारे कार्यों को करने की क्षमता विकसित हो, हमारे सोचने समझने की क्षमता में बेहतर तरीके से वृद्धि हो, हम शारीरिक रूप से अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसके लिए अच्छा पोषण बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज है संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का मतलब होता है कि हमारी जिस प्रकार की उम्र है, हमारी जैसा वेट है, उस उम्र और वेट के अनुसार हमको कितना भोजन करना चाहिए, कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा की जरूरत महिला और पुरुष में दोनों में अलग अलग होती है। यानी एक महिला को एक दिन में कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है, एक पुरुष को कितने कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत। उसी प्रकार से उम्र के आधार पर भी यह ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है कि किस उम्र के बच्चियों को कितनी ऊर्जा की जरूरत पूरे दिन में होती है। उसी प्रकार से कौन कौन सा कार्य करने पर कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उस कैलोरी ऊर्जा की पूर्ति किस भोज्य पदार्थ के माध्यम से होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखना है। तो देखिए संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं ताकि शरीर सही तरीके से कार्य कर सके। यानी देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाविधियां क्रियान्वित की जाती हैं, तो उन सारी क्रियाविधियों को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और वो पोषक तत्व हमको मिलेंगे कैसे? हमारे भोज्य पदार्थों से। तो हम लोगों को ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए कि वो पोषक तत्व हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। देख, यह आहार शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करता है और स्वस्थ रहने में मदद करता है।
अब देखिए जो संतुलित आहार होता है उसके मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक क्या होते हैं। तो देखिए भोजन में सैकड़ों पोषक तत्व होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से हम लोग 6 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, ये सब और विटामिन, ये महत्वपूर्ण 6 भागों में बांटकर अध्ययन किए जाते हैं। और इन्हीं की 6 के अंतर बहुत सारे सैकड़ों पोषक तत्व आते हैं। इन पौष्टिक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। औसतन व्यक्ति को प्रतिदिन 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के अंगों को बेहतर तरीके से मजबूत बनाता है। इसलिए देखिए एक व्यक्ति को एक दिन में 2600 कैलोरी एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। 2600 कैलोरी ऊर्जा के लिए किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 2600 कैलोरी में हमको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से 57% उसका चाहिए, प्रोटीन के माध्यम से 13% और वसा के माध्यम से 30%, यानी हमें जो 2600 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है उसकी पूर्ति इन तीनों से इस प्रकार से होती है। यानी सबसे ज्यादा जो है हमको कार्बोहाइड्रेट से इसकी पूर्ति होती है और दूसरी फिर वसा से और फिर प्रोटीन से। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जैसे चीनी, मीठी वस्तुएं, रोटी, चावल, ये सब चीजें खाते हैं तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार प्रोटीन देखिए कहाँ से मिलता है, अंडे से, दूध से, मांस से, सोयाबीन से। इन सब चीजों का हम सेवन करेंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन से फिर कैलोरी मिलेगी। उसी प्रकार वसा देखिए हम लोग डेयरी उत्पाद विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे घी, तेल, देखिए पनीर, ये सब सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं उससे हमको वसा मिलता है। तो वसा से हमको 30% कैलोरी मिलती है, यानी 2600 का 30%। अब देखिए इन जो भोज्य पदार्थ हैं जिसको हम लोगों ने 6 कैटेगरी में बांटा है उनका एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं और इनसे क्या मिलता है, इनके क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, प्रोटीन का। तो प्रोटीन देखिए शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। यह शरीर के प्रत्येक कोष में प्रोटोप्लाज्म के रूप में उपस्थित रहता है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक तत्व है तथा शरीर की प्रथम आवश्यक शक्ति भी यही माना जाता है। प्रोटीन को पाचन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शक्ति के उत्पादन में यह सहायक होता है। प्रोटीन बीमारियों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। इसकी अधिकता एवं न्यूनता शरीर के लिए हानिकारक है, यानी जिसके बॉडी में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहता है तो वह शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से, बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान, यानी शरीर में मजबूती आती है, ऊर्जा बहुत पर्याप्त मात्रा में आती है। लेकिन यही प्रोटीन जब ज्यादा हो जाता है तो यह नुकसानदायक हो जाता है, इससे मोटापा बढ़ता है। और यही प्रोटीन जब कम हो जाता है तो भी नुकसानदायक होता है, इससे शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। देखिए प्रोटीन को प्राप्त करने के स्रोत, प्रोटीन हमको मिलता कहाँ से। तो प्रोटीन देखिए 2 प्रकार से मिलता है हमको, वनस्पतियों के द्वारा और प्राणियों के द्वारा। देखिए वनस्पतियों से जो प्रोटीन मिलता है वो हमें मटर से, चना से, उड़द दाल से, मूंग दाल से, सोयाबीन से, काजू से, बादाम से, गेहूं से, चना से, जौ से, मूंगफली से, मक्का से। ये देखिए क्या है, वनस्पतियों से मिलने वाला प्रोटीन है। दूसरे प्रकार का प्रोटीन जो मिलता है वो हमको देखिए मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध और दही से मिलता है। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए कैसे बना होता है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। इन तीनों के मिश्रण से यह बनता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर शक्कर यानी शुगर और स्टार्च सम्मिलित होता है जो चर्बी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। शारीरिक परिश्रम करने वाले खिलाड़ी आदि को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से परिश्रम ज्यादा करते हैं उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पाचन क्रिया प्रणाली इन्हें ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर में
खपा लेती। जब हम इसको खाते हैं तो इसको ग्लूकोज में परिवर्तित करने के बाद तब हमारा शरीर इसको अवशोषित करता है। कार्बोहाइड्रेट को भली भांति पचाने के लिए विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। यानी कोई व्यक्ति अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन पर्याप्त मात्रा में कर रहा है और उसके बॉडी में विटामिन B2 की कमी है तो उसका कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से पचेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मोटे शरीर वाले व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेट का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत भारी वजन वाले होते हैं, मोटे होते हैं, उनको कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें, नहीं तो उनके अंदर परेशानी आती है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, उनको बहुत जल्दी थकान लग जाती है। तो इसके वजह से उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को कम सेवन करिए। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने की स्रोत, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से? तो देखिए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए शुगर यानी शर्करा के माध्यम से, यानी मीठे फलों के माध्यम से, यानी जब हम बहुत सारे फलों का सेवन करते हैं, भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनमें हमको यह मिलता है। तो ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ या फल जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनमें देखिए गन्ना, खजूर, चुकंदर, शक्कर इत्यादि में यह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और यह जल में घुलनशील होता है। दूसरा होता है स्टार्च के माध्यम से। तो यह देखिए हमको आलू, चावल, गेहूं इत्यादि में ज़्यादा मिलता है और यह जल में घुलनशील नहीं है। उसी प्रकार से देखिए सेलुलोज के माध्यम से भी यह मिलता है। कुछ फलों एवं सब्जियों से प्राप्त होता है तथा जल में अघुलनशील है। यानी जल में घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है वह विभिन्न प्रकार के फलों के माध्यम से मिलता है। बाकी जो जल में अघुलनशील है वह देखिए अनाज और फल, कुछ फलों और सब्जियों में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए है अगला वसा, फैट। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा दुगनी से अधिक ताप तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है और इससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। यानी इसका कम मात्रा सेवन करने पर भी यह कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके कारण देखिए शरीर में चिकनाई उत्पन्न होती है, यानी शरीर में चिकनाहट आती है। जो लोग वसा का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो उनके शरीर में चिकनाहट बहुत ज्यादा होती है। त्वचा के नीचे एकत्रित हुई वसा बाहरी ठंडक और गर्मी से शरीर की रक्षा करती है और शरीर को सुडौल बनाती है। यानी जब हम वसा का सेवन करते हैं तो यह वसा हमारे शरीर की त्वचा के बाहरी और ऊपरी परत को विभिन्न प्रकार के तापमान से रक्षा करती है। यानी तापमान ज़्यादा रहेगा तो भी फायदेमंद रहेगी और तापमान कम रहेगा तो हमको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगी। देखिए और शरीर को यह सुडौल भी बनाती है। भोजन में वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है तथा त्वचा के विभिन्न रोग हो जाते हैं। जिसे जो लोग पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन नहीं करते हैं तो देखिए ठंड के मौसम में उनके शरीर पर खराशें आती है, मतलब देखेंगे स्किन आपको फटती है, अलग अलग खराश टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इससे वजह से ऐसा होता है। अब देखिए वसा की प्राप्ति के स्रोत, यानी वसा हमको मिलेगा कहाँ से, क्या चीज का हम सेवन करेंगे तो हमको वसा की प्राप्ति होगी। तो पहला देखिए वनस्पतियों से कैसे कैसे मिलता है, जिसमें हमको देखिए नारियल के माध्यम से, सरसों के माध्यम से, तिल के माध्यम से, मूंगफली के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अन्य तेल होते हैं, घी होता है, सोयाबीन होता है, काजू होता है, बादाम होता है, अखरोट होता है। यानी इनके माध्यम से जो हम तेल पाते हैं, इसमें देखिए बहुत सारा तेल भी मिलता है और इसको लोग कच्चा भी खाते हैं। तो इनके खाने की वजह से भी हमको वसा की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए प्राणियों से, जीव जंतुओं के माध्यम से हमको मिलता है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का मांस खाने से, मछली खाने से, चर्बी खाने से, अंडा, दूध, दही, मक्खन आदि के माध्यम से भी हमें वसा की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद देखिए खनिज लवण, मिनरल्स। इसमें देखिए ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाविधियों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जिसमें देखिए आयोडीन, कैल्शियम, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पोटेशियम, लोहा, देखिए इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन तथा गंधक जो है
प्रमुख होते हैं। ये शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक होते हैं। ये रक्त और शरीर के तरल पदार्थ को ठीक स्थिति में रखते हैं। इसके अलावा देखिए पाचन रसों को उत्तेजित करते हैं तथा आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। चूना एवं फास्फोरस हमारे शरीर में हड्डियों तथा दांतों की रचना का मुख्य रसायन है। व्यक्ति के पूर्ण विकास में उसकी हड्डियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, जिसके वजह से कैल्शियम, फास्फोरस, चूना बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा देखिए लोहा और तांबा जो होता है हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में भी अपना सहयोग देता है। कैल्शियम की कमी से चोट लगने पर रक्त जल्दी बंद नहीं होता है। यानी ये जो खनिज लवण हैं, खनिज पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके देखिए प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? इसमें देखिए समुद्री नमक, दूध, हरी सब्जी, दाल, मांस, अंडा इत्यादि के द्वारा ये हमें मिलते हैं। गंधक की कमी से बाल एवं नाखून टूटने लगते हैं। यह खनिज लवण भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। जो हमें फल, अंजीर, साग, चुकंदर, प्याज, मटर, अंडा, मछली आदि से प्राप्त होता है। यानी गंधक भी एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जैसे हम लोग प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो उसमें यह मिलता है। उसके बाद चुकंदर में मिलता है, और भी जो मांसाहारी चीजें हैं, मछली है, अंडा है, उनसे भी इसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए जल, पांचवा है जल। जल और शरीर में 2/3 जल होता है, अर्थात 75% जल तथा 20% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। इसका मतलब कि जब हमारे शरीर का वजन 60 किलो होगा तो उसमें हमारे शरीर में 45 जो किलो है वह पानी पाया जाएगा, और 18 किलो जो है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन पाए जाएंगे, और बाकी जो वजन होगा वो शरीर के दूसरे अंगों का होता है। देखिए शरीर में रक्त का प्रवाह एवं शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए जल बहुत ही जरूरी होता है। यानी शरीर में हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का प्रवाह सही तरीके से बनाए रखने के लिए, शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए जो है पानी बहुत ही जरूरी होता है। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। यह रक्त में मिलकर शरीर के सभी तत्वों को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। शरीर के विकारों को पसीने, मल एवं मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। इसलिए कहा जाता है कि जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में रोज अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला है, छठवां जो है पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन देखिए क्या होते हैं? भोजन के प्रमुख तत्व होते हैं जो व्यक्ति को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें देखिए शरीर के पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के रोगों से संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। भोजन में इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन देखिए 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। जल में घुलने वाले विटामिन देखिए क्या है? बी और सी। उसके बाद देखिए वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के है। विटामिन ए देखिए क्या करता है और कहाँ से मिलता है? तो देखिए यह शरीर की वृद्धि और विकास को करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा देखिए आंखों को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, आंखों को स्वस्थ रखता है, दांतों को चमकीला और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से खांसी, जुकाम, नेत्र रोग, आंतों की बीमारियां हो जाती हैं। इसको प्राप्त करने के स्रोत देखिए क्या है? दूध, अंडा, मक्खन, गाजर, पुदीना, हरा धनिया, पालक, पके टमाटर, चने का छिलका इत्यादि। यानी विटामिन ए है जो आजकल देखिए ज़्यादातर जो पर्याप्त मात्रा में मिलता है वो गाजर से मिलता है, फिर उसके बाद पपीते से मिलता है, उसके बाद देखिए आम के सीजन में आम के खाने से भी मिलता है। तो इस प्रकार से सामान्य लोगों को इनके माध्यम से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए है विटामिन बी।
यह शरीर को देखिए सुचारू रूप से चलाने में बहुत लाभदायक होता है। इसकी खोज हॉलैंड में नोबेल पुरस्कार विजेता आइकमैन ने की थी। समस्त विटामिन बी के मिश्रण को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी विटामिन बी जो है अकेला नहीं होता है, इसमें इसके कई मिश्रण होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। तो इस प्रकार से सभी विटामिन बी को मिलाकर उनको सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यह पाचन तंत्र पर नियंत्रण रखता है तथा स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह देखिए नाड़ियों को भी मजबूत बनाता है, यानी हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां होती हैं उनको भी मजबूती प्रदान करता है। इसको प्राप्त करने के देखिए स्रोत क्या क्या हैं। दूध के द्वारा मिलता है, सब्जियों से मिलता है, गेहूं से, चावल से, खमीर से बनी जो वस्तुएं होते हैं उनसे मिलता है, मछली से और अंडे से इसकी प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए अगला जो विटामिन है वो विटामिन सी है। यह शरीर के लिए देखिए बहुत ही उपयोगी विटामिन होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत बनाता है। इस विटामिन को देखिए स्कर्वी नाशक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है तथा उनमें रक्त की कमी हो जाती है। रक्त वाहिनियां कमजोर हो जाती हैं तथा घाव जल्दी नहीं भरते हैं। मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी जिनके शरीर में विटामिन सी की कमी रहेगी उनके ब्लड में बहुत सारी कमी पाई जाती है, उनको रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, बीमार होने पर जल्दी ठीक नहीं होते हैं और बच्चों के मसूड़ों से रक्त आने लगता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं विटामिन सी की कमी से होती हैं। विटामिन सी की जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो देखिए आंवला है, संतरा है, नींबू है, अंगूर है, सेब है, टमाटर, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके द्वारा विटामिन सी की पूर्ति होती है। और विटामिन सी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंवले से बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद देखिए जो एक गोभी आती है उससे भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, जिसको ब्रोकली के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा देखिए नींबू, आंवला, संतरे से भी मिलता है, टमाटर से भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ों से भी हमें विटामिन सी मिलता है। अब देखिए है विटामिन डी। यह विटामिन देखिए हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। इस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फिर हमको विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। हम सही से चल नहीं पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम कर देने पर हमको थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। विटामिन देखिए सूर्य की किरणों से स्वतः प्राप्त होता है, यानी विटामिन डी जो है हमको सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पाता है सुबह तो वह उससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से रिकेट जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर रहा है तो वह बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनको हम अलग तरीके से दवाओं के माध्यम से और किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती। उसी प्रकार देखिए आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूध का सेवन करते हैं, तो यदि दूध का सेवन कोई व्यक्ति कर रहा है और उसको विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो उसका दूध किसी भी काम का नहीं होता, यानी बिना विटामिन डी के दूध भी फायदेमंद नहीं होता। यानी उसमें कैल्शियम जो होता है वो बिना विटामिन डी के सम्मिश्रण के सही तरीके से काम नहीं करता है। देखिए इसको प्राप्त करने के स्रोत में क्या है, सूर्य का प्रकाश, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, घी, तिल, दूध, मक्खन, क्रीम, इनके माध्यम से भी विटामिन डी मिलता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि शुरू में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी किसी को देखते होंगे आप लोग, शिखंडी हो जाते हैं, बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, तो उनको देखिए मछली के तेल से मालिश की जाती है। मछली के तेल से मालिश करने का कारण यही है कि उनको विटामिन डी की पूर्ति करवाना होता है। ठीक है, आप देखिए अगला जो है विटामिन ई है। यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक विटामिन माना जाता है। इसके द्वारा वजन बढ़ता है। यह प्रजनन शक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जिन व्यक्तियों के अंदर इसकी कमी होती है उनके अंदर नपुंसकता और बांझपन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसलिए विटामिन ई का सेवन करना बहुत जरूरी है। देखिए इसको प्राप्त करने के स्रोत कहाँ से हैं? गेहूं के द्वारा, गाजर के द्वारा, पालक के द्वारा, मूंगफली के, हरी सब्जियों के द्वारा, दूध के द्वारा, मक्खन के द्वारा, अंडे के द्वारा, मांस के द्वारा, इनके माध्यम से हमको इस विटामिन की पूर्ति होती है। उसके बाद देखिए विटामिन के। यह विटामिन देखिए रक्त को जमाने में सहायक होता है।
जो गर्भिणी स्त्री होती है यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए, और जो माताएं होती हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। प्राप्त करने के स्रोत इसके देखिए क्या क्या है, फूल गोभी से, आलू से, टमाटर से, गेहूं से, गाजर से, पालक से, पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, मक्खन से इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए एक चीज देखा इसमें कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो सभी प्रकार के पोषक तत्वों में और सभी प्रकार के विटामिन में कॉमन है, जिसमें दूध है, अंडा है, घी है, मक्खन है, ये देखिए लगभग सब में आपको कॉमन मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए फलों में देखेंगे आप तो फलों में आपको जैसे सेब है, उसके बाद संतरा है, उसके बाद अनार है, ये सब जो है बहुत ही ऐसे फल होते हैं जिनमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए देखिए डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि एक व्यक्ति यदि दिन में एक सेब का सेवन करता है तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारी जल्दी नहीं होती। इसलिए आप लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें देखेंगे आप लोग दीवार पर एक पोस्टर लगा होता है कि एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर्स अवे या कीप डिजीज अवे, यानी एक एप्पल आप दिन में खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, बीमारियों से बचे रहें। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमको सभी प्रकार के पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। अब देखिए सामान्यतः एक दिन में मनुष्य को कितने कैलोरी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोगों ने देखिए, मैंने इसमें एज के हिसाब से एक चार्ट बना दिया है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस किस उम्र के बच्चों को, किस किस उम्र के लोगों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो जैसे देखिए 1 से लेकर 5 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको प्रतिदिन 1100 से लेकर 1300 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देखिए जो 5 से 10 वर्ष का बच्चा होता है उसको 1300 से लेकर 1500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार देखिए 10 से 15 वर्ष के बच्चे को 1500 से 1800 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। 15 से 20 वर्ष की यदि कोई लड़की है तो उसको देखिए 1400 से 1700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वहीं 15 से 20 वर्ष का कोई लड़का है तो उसको देखिए 1600 से 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। हमेशा बैठे रहने वाले कुछ पुरुषों के लिए, जैसे कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनका केवल बैठे रहने वाला काम होता है, वो जब भी कोई काम करते हैं तो बैठ के करते हैं, तो उस प्रकार के लोगों के लिए देखिए 1800 से 2300 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देखिए जो हल्का परिश्रम करने वाले पुरुष होते हैं, जो हल्का फुल्का काम करते हैं, थोड़ा बैठे भी रहते हैं, थोड़ा और भी काम करते हैं, तो उनके लिए देखिए 2300 से 3000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देखिए जो सामान्य रूप से परिश्रम करने वाले पुरुष होते हैं उनके लिए 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कठिन परिश्रम करने वाले जो पुरुष होते हैं उनके लिए देखिए 3500 से 4500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी जो लोग भारी काम करते हैं, वजन उठाते हैं, दिन भर बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों कंपनियों में देखिए जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको देखिए 4500 से लेकर 6500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देखिए हल्का श्रम करने वाली महिलाओं के लिए 2000 से 2300 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार देखिए सामान्य श्रम करने वाली महिलाओं को 2000 से 2300 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए लगभग 2700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दूध पिलाने वाली महिला को 2700 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको 3500 से 4500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार की जो कैलोरी की प्राप्ति होती है वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के माध्यम से ही होती है। यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला संतुलित रूप से भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करता है तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता है, तो उसके शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और यदि किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है तो उसका विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी वो एक तरह से नुकसानदायक होता है। देखिए जो सामान्य परिश्रम करने वाले एक व्यक्ति होता है वयस्क, उसके लिए देखिए संतुलित आहार किस प्रकार का होना चाहिए, यानी उसको किस प्रकार से संतुलित आहार पर मिलना चाहिए। देखिए उसको कैलोरी की जरूरत होती है 3000 कैलोरी। अब ये 3000 कैलोरी वो कैसे प्राप्त करेगा, उसकी प्राप्ति का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पदार्थ से सारी ऊर्जा मिलनी चाहिए, नहीं,
उसमें देखिए क्या है कि प्रोटीन के माध्यम से देखिए उसको 70 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, वसा का सेवन 60 ग्राम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का सेवन 545 ग्राम करना चाहिए, कैल्शियम देखिए 1 ग्राम होना चाहिए, लोहा 30 मिलीग्राम होना चाहिए, विटामिन ए 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए, जिसको देखिए एयू में लिखा जाता है शॉर्टकट में। उसी प्रकार देखिए विटामिन बी 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए, विटामिन बी1 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए, निकोटिक अम्ल 20 मिलीग्राम होना चाहिए, विटामिन सी 100 मिलीग्राम। तो इस प्रकार से जब आपने भोज्य पदार्थ में आप इन पदार्थों को शामिल करेंगे तब आपको 3000 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप इससे कम करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी। उसी प्रकार से देखिए कार्य के अनुसार भी कैलोरी का व्यय किस प्रकार से होता है वो भी देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति देखिए कैसा काम कर रहा है, उसके प्रति घंटे कितनी कैलोरी खर्च होती है। यदि वो व्यक्ति उतना कैलोरी अपने शरीर में नहीं प्राप्त करता है तो उसको देखिए थकावट महसूस होगी, उसको विभिन्न प्रकार की कमजोरी हो जाएगी, बीमारियां भी हो जाती हैं। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति बैठा रहता है, बैठ के रहकर काम करता है तो उसको प्रति घंटे देखिए 100 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। खड़े रहने में 105 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। धीरे से चलने में देखिए 200 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दौड़ने में 570 कैलोरी, टाइपिंग करने में जो लोग टाइपिंग का काम करते हैं उनके लिए देखिए 140 कैलोरी, जो लोग बढ़ई का काम करते हैं उनके लिए देखिए 250 कैलोरी, जो लोग पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं जो सड़कों बनाने का काम करते हैं उनके लिए देखिए 250 कैलोरी, जो सामान्य रूप से व्यायाम करते हैं उनके लिए 500 कैलोरी, जो लॉन टेनिस में खेलते हैं, जो लॉन टेनिस खिलाड़ी होते हैं उनके लिए देखिए हर घंटे 450 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो डांसर होते हैं, जो तेजी से डांस करते हैं उनके लिए देखिए 350 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो लोग तैरते हैं मध्यम गति से उनको देखिए 450 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो लोग तेजी से दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, उनको देखिए 500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जो साइकिलिंग करते हैं 13 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उनको 650 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें किस प्रकार की कैलोरी हमको मिलती है। जैसे देखिए पनीर का सेवन करने से हमको, यदि आधा चम्मच पनीर का सेवन कर रहे हैं तो हमको हर 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। उसी प्रकार देखिए कॉफी में एक कॉफी पी रहे हैं हमको तो 160 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से देखिए मक्खन का सेवन कर से अगर कोई 1 चम्मच मक्खन खा रहा है तो उसको 95 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसलिए देखिए आप लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जब थक जाते हैं तो वो चाय के बजाय कॉफी का सेवन करते हैं, क्योंकि कॉफी से उनको बहुत इंस्टेंट कैलोरी ऊर्जा मिलती है जिससे उनकी थकावट दूर हो जाती है और शरीर फ्रेशनेस महसूस करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूध, देखिए दूध, 1 गिलास दूध का सेवन करने से 170 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्प्रेटा दूध का 1 गिलास सेवन करने से 85 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लस्सी 1 गिलास पीने से देखिए 85 कैलोरी। एक प्याज का सेवन करने से 5 कैलोरी। एक मूली का सेवन करने से 2 कैलोरी। एक ककड़ी खाने से देखिए 20 कैलोरी। एक गाजर खाने से 25 कैलोरी। उसी प्रकार से देखिए एक टमाटर का सेवन करने से 25 कैलोरी। एक फूल गोभी आधा कप करने से 25 कैलोरी। आलू 1 खाने से 85 कैलोरी। एक सेब खाने से 100 कैलोरी। एक केला खाने से 100 कैलोरी। उसी प्रकार से देखिए सूखा खजूर 4 खाने से 95 कैलोरी। एक नाशपाती खाने से 70 कैलोरी। तरबूज मध्यम साइज का 1 खाने से 100 कैलोरी। उसी प्रकार से देखिए 1 चम्मच नींबू का रस सेवन करने से 5 कैलोरी। 1 चम्मच संतरे के जूस से 5 कैलोरी। मिक्स फ्रूट जूस आधा कप पीने से 80 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से देखिए ब्रेड का एक जो टुकड़ा होता है, एक स्लाइस होता है, उससे 60 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मीठे बिस्कुट 2 खाने से 100 कैलोरी ऊर्जा की मिलती है। एक अंडा खाने से 80 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत मिलती है। उसी प्रकार देखिए फ्राइड अंडा 1 खाने से 100 कैलोरी ऊर्जा की पूर्ति होती है। 1 चम्मच चीनी से देखिए 50 कैलोरी ऊर्जा। जैम खाने से 1 चम्मच 60 कैलोरी ऊर्जा। शहद 1 चम्मच सेवन करने से 60 कैलोरी ऊर्जा। उसी प्रकार से देखिए एक छोटा पीस पनीर खाने से देखिए 215 कैलोरी ऊर्जा।
उसी प्रकार से देखिए खीर आधा कप खाने से 135 कैलोरी ऊर्जा, टमाटर का सूप आधा कप पीने से 80 कैलोरी ऊर्जा, दाल का सूप 1 कप पीने से देखिए 220 कैलोरी ऊर्जा, आटा 1 चम्मच बड़ा यानी एक बड़े चम्मच आटे से कोई चीज पदार्थ खाने से 30 कैलोरी ऊर्जा, नारियल तेल 1 चम्मच से 100 कैलोरी ऊर्जा। तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से हमको कितनी कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसका भी चार्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब देखिए भोजन करने संबंधी नियम, यानी भोजन कैसे मिलता है, उसमें क्या क्या मिलता है, क्या खाने से क्या होता है, इस सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब भोजन किया कैसे जाना चाहिए, तो देखिए भोजन के नियम में सबसे पहला क्या है कि आहार लेने से पूर्व हाथ, पैर और मुंह को साफ कर लेना चाहिए। भोजन निश्चित समय पर हल्का एवं ताजा करना चाहिए। भोजन अच्छी तरह से चबा चबा कर करना चाहिए। अरुचिकर भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन खाने में अच्छा नहीं लगे उसको नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। खुली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भोज्य पदार्थ खुले हों, जैसे देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका रोड के किनारे सामान रखा गया, तो उस सामान पे देखिए विभिन्न प्रकार की गंदगी धूल उड़कर बैठे रहती है, और जब कोई व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए देखिए खुले पदार्थों का सेवन नहीं। घर में भी देखिए जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं उनको खुला नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए बासी और बदबूदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी खाना कोई रखा हुआ है सुबह का शाम, शाम का सुबह, यदि वो खुला रखा गया है तो उसको नहीं खाना चाहिए। यदि उसमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, खराब हो गया है, तो सेवन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार देखिए भोजन करते समय क्रोध, चिंता आदि नहीं करनी चाहिए। सदैव प्रसन्नचित्त रहकर भोजन करना चाहिए, यानी भोजन करते समय टेंशन में नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, एकदम खुशी खुशी आनंद से भोजन करना चाहिए। इसके अलावा देखिए भोजन के साथ सलाद के रूप में टमाटर, गाजर, मूली और फल इत्यादि का सेवन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद देखिए भोजन जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ का वातावरण मधुर होना चाहिए, शांत होना चाहिए और प्रसन्नता पूर्ण होना चाहिए। ऐसे जगह भोजन नहीं करना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, जहाँ लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहो, एक दूसरे से टेंशन में रहें, तो वहाँ पे भोजन करने से भोजन का फायदा कम मिलता है या तो नहीं मिलता है। इसके अलावा देखिए भोजन के बीच में पानी का सेवन बहुत कम करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा जरूरत हो थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए, और भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए ताकि पाचन में सहायता मिल सके। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि भोजन से पहले ढेर सारा पानी पी लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समस्या होती है, भोजन सही से पचता नहीं है और भोजन पर्याप्त मात्रा में कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए भोजन के समय पानी बहुत कम पीना चाहिए। इसके अलावा देखिए भोजन में अधिक मिर्च मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि का भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए ताकि पानी पी सके। यानी देखिए रात में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन ऐसे टाइम पर करें कि आपको सोने से पहले पानी पीने का मौका मिल जाए, यानी पानी पीने और भोजन करने के बीच 2 घंटे का लगभग गैप होना चाहिए। यानी आप सोने से पहले पानी पी के तब सोएं। यदि पता चले खाना खाए पानी सही मात्रा में नहीं पिया आपने, तो फिर रात में अपच की समस्या हो सकती है। देखिए बहुत से लोगों के गले में जलन होने लगती है, डकार आने लगती है कच्ची, तो समस्या होती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद देखिए भोजन के तुरंत बाद कठोर शारीरिक और मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है भोजन करके और तुरंत बहुत काम करने लगा, कठिन परिश्रम करने लगा, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आहार शरीर की आवश्यकता अनुसार ही लेना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति की शरीर की कैपेसिटी बहुत कम है और वो ज़्यादा मात्रा में आहार ले लेता है, तो फिर देखिए उसको पाचन की समस्या हो जाती है और बहुत सारी समस्या हो जाती है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की आहार की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़े मात्रा में मिलती है, तो फिर उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, और यही चीज़ अगर लगातार कुछ दिनों तक बनी रहती है तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे बीमारियों के चपेट में आने लगता है। अब देखिए संतुलित आहार का महत्व क्या होता है। संतुलित आहार लेने के क्या महत्व है। सबसे पहले देखिए इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है, यह रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाता है, मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से होता है, पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म सही रहता है। संतुलित आहार के कार्य देख लीजिए।
संतुलित आहार के क्या क्या कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार शरीर के समुचित विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। सबसे पहले देखिए इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी इसके लिए हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो पूर्ति होती है। उसी प्रकार से देखिए शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होता है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि सही तरीके से होने के लिए हमको पोषक तत्व चाहिए। और शरीर में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई चोट लग गई है, कोई बीमारी है, तो अगर हम सही तरीके से भोजन नहीं करेंगे तो हमारी वो चोट, वो बीमारी सही तरीके से सही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और फिर समस्या ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी सही प्रकार से हम संतुलित भोज्य पदार्थों का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, यदि बीमार हो भी जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि भोजन के साथ साथ आपको सलाद या कुछ फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जो पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, हड्डियों और दांतों को भी मजबूती मिलती है। हम विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है वो अपने खाने के साथ भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है। बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, खास करके देखिए अखरोट में, बादाम में, घी में, उसी प्रकार से मछली में। तो इनको खाने से हमारे जो शरीर की मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति क्षमता बहुत बेहतर होती है। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। जैसे देखिए बहुत से लोगों को पानी की कमी हो जाती है तो उनको देखिए डायरिया वगैरह की बीमारी हो जाती है, उनको पानी चढ़ाना पड़ता है, कालरा हो जाता है, हैजा हो जाता है, तो सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से पानी बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार से देखिए वजन को नियंत्रित रखने के लिए भी संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन कम है तो सामान्य रूप से पर्याप्त मात्रा में वो भोजन का सेवन कर रहा है तो उसका वजन सही रहेगा। यदि वो कम ज्यादा कर रहा है तो वजन में फिर घटना बढ़ना हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हम लोगों का पोषण और संतुलित आहार। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है मल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। कुपोषण देखिए क्या होता है कि जब हम खाने वाले भोज्य पदार्थों को ज्यादा खा लेते हैं या जरूरत से कम प्राप्त करते हैं तब यह समस्या उत्पन्न होती है। देखिए जब लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता अनुसार उपयुक्त मात्रा में भोजन व पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या जिन्हें मिलते हैं उन्हें आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी जब हम कोई भोज्य पदार्थ खा रहे हैं तो हमारी शरीर की कैपेसिटी जितना है हम उससे ज्यादा खा रहे हैं या हमारी शरीर की कैपेसिटी जितना है उससे कम पा रहे हैं, तब हमारे अंदर कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है तो इसके द्वारा शरीर की वृद्धि, विकास और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। कुपोषण देखिए कितने प्रकार का होता है। कुपोषण देखिए मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है अल्प पोषण, दूसरा होता है अधिपोषण और तीसरा होता है देखिए असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण, अधिक पोषण और अल्प पोषण। अब इनको देखिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अल्प पोषण क्या होता है? जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन या पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो यह स्थिति अल्प पोषण का मतलब ही हो गया कि हमको कम मात्रा में, यानी हमारी जरूरत जितना है उतना हमको पोषण नहीं मिल रहा है। तो देखिए यह मेनली 4 प्रकार से होता है। पहला क्या है? वजन की कमी। जब शरीर को वजन की तुलना में ऊंचाई कम हो जाएगी, यानी जब किसी व्यक्ति का शरीर जितना वजन है उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसको अल्प पोषण की समस्या है। यह चीज देखिए ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। दूसरा चीज देखिए क्या है? बौना होना। इससे देखिए जब बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के अनुसार कम हो जाती है, यह भी अल्प पोषण का लक्षण है। जब किसी बच्चे को आप देखेंगे कि उसकी उम्र ज्यादा है लेकिन उसकी लंबाई कम है, उनमें बौनापन दिखता है, तो यह भी जो है कुपोषण का ही लक्षण है।
या देखिए प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होता है। उसी प्रकार से देखिए क्षीणता, वेस्टिंग, जब शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है तो यह भी कुपोषण का लक्षण है। और यह होता कैसे है? ऊर्जादायक भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी के कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जब शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज नहीं मिलते हैं जैसे आयरन, आयोडीन, विटामिन ए और जिंक की कमी, तो इससे देखिए एनीमिया हो जाती है, थकान होती है, दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये सभी जो है अल्प पोषण के लक्षण कहे जाते हैं। अब देखिए जो है अधिक पोषण, जिनको ज्यादा पोषण मिल गया, यानी जिनकी कैपेसिटी कम है लेकिन वो ज्यादा भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ज्यादा कैलोरी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको देखिए आवश्यकता से अधिक कैलोरी, वसा और चीनी जब प्राप्त हो रही है तो उनमें देखिए क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, उनको डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा, उनमें देखिए उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और जिसके वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। ये अधिक पोषण देखिए कैसे होता है? जब जो लोग बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, जैसे ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब चीजें ज्यादा खाने से लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। उसी प्रकार से देखिए मीठे पेय पदार्थ, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं, उनके अंदर ये सब समस्या होती है। उसके बाद जो मीठा पीने का सामान होता है, जो जिसमें बहुत ज्यादा मिठास होती है, उनसे भी होती है। उसके बाद देखिए उनकी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली भी उसमें होती है, यानी भोजन बहुत ज्यादा कर ले रहे हैं लेकिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके वजह से भी वो इस समस्या के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए तीसरा है असंतुलित पोषण, यानी भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा के असंतुलित रहने से ये समस्या होती है। यानी जब देखिए कोई व्यक्ति भोजन पर्याप्त मात्रा में कर रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना खा रहा है, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए नियम क्या होता है कि आपको अनाज भी खाने हैं, फल भी खाने हैं, सब्जियां भी खाने, लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि अनाज ही भरपेट खा लेते हैं। किसी किसी को तो आप देखेंगे कि चावल दाल ही इतना खा लेते हैं, उसकी दूसरी चीज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्या होती है? ये असंतुलित हो जाता है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, रोटी चावल दाल उनको खाने का मन नहीं करता, उनको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें, चाट, फुल्की, पानी पूरी, तो इससे क्या होता है? ये भी समस्या है। उससे लगेगा पेट भर गया है, लेकिन वो पेट भर तो गया, लेकिन जो पोषक तत्वों की आपको जरूरत है वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, जिससे आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए कुपोषण का लक्षण, कुपोषण का लक्षण हमको कैसे दिखता है? तो देखिए कुपोषण का लक्षण हमको दिखेगा कि हमको चिंता, परेशानी, यानी कोई व्यक्ति कुपोषित है तो देखिए हमेशा चिंतित रहेगा, परेशान दिखेगा। उसके अंदर देखिए मानसिक व्यग्रता, विचलन दिखाई देगा, मांसपेशियों में शिथिलता दिखेगी, उसको जल्दी जल्दी देखिए जुकाम, खांसी की समस्या हो जाएगी, उसके दांत कमजोर हो जाएंगे, उसके अंदर भय और शंका जैसी समस्या बहुत ज्यादा दिखेगी, उसकी आंखें दुखने लगती हैं, हर समय देखेंगे जब कहेंगे आंखें दुख रही हैं, त्वचा में पीलापन दिखाई पड़ता है और फिर धीरे धीरे पीलिया जैसी समस्या हो जाती है, नींद कम आती है, आलसपन बहुत ज्यादा होता है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है, सिर दर्द रहता है, वजन कम हो जाता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को थकावट बहुत ज्यादा देती है। अब देखिए कुपोषण का कारण क्या होता है? कॉजेज ऑफ मालन्यूट्रिशन। पहला चीज होता है अस्वास्थ्यकर और असंतुलित आहार, यानी सही भोज्य पदार्थ नहीं करना। स्वास्थ्य भोज्य पदार्थ यानी जो भोज्य पदार्थ स्वास्थ्यता वाला होता है उसको नहीं खाना, अस्वास्थ्यता वाला भोजन खाने से, असंतुलित रूप से खाने से यह समस्या होती है। भोजन की अनुपलब्धता के कारण भी होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो उसमें पोषक तत्व वाले भोज्य पदार्थ नहीं होते हैं, जिसके वजह से होती है। कुछ लोगों को देखिए पाचन जब समस्याएं होती हैं, बहुत से लोगों को भोज्य पदार्थ मिलते तो हैं, खाते तो हैं, लेकिन उनके पाचन में समस्या होती है, जिसकी वजह से वो भोज्य पदार्थ सही तरीके से शरीर में पचाए नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से समस्या हो जाती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की वजह से भी समस्या होती है। बहुत से लोग होते हैं कि लंबे समय से बीमार चल रहे होते हैं, किसी गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा पौष्टिक भोज्य पदार्थ दिया जाता है, फिर भी उस बीमारी की वजह से उस भोज्य पदार्थ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ पाता है।
अशिक्षा भी देखिए कुपोषण का एक कारण है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किस किस भोज्य पदार्थ को कौन कौन से समय पे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ये जानकारी नहीं रहने पर भी कुपोषण की समस्या आ जाती है। अस्वच्छता और संक्रमण की वजह से भी होता है। बहुत से लोग जो होते हैं गंदे स्थानों पे रहते हैं, या फिर बिना हाथ मुंह धोए या पैर धोए ऐसे ही खाना खा लेते हैं, गंदे जगह पर बैठ के खाते हैं, खुली वस्तुओं को खाते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये कुपोषण की समस्या हो जाती है। उसके बाद देखिए कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे देखिए खेल कूद, व्यायाम और मनोरंजनात्मक कार्यों में जो लोग भाग नहीं लेते हैं, हर समय बैठे रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो उनको भी समस्या होती है। स्वास्थ्यप्रद वातावरण नहीं मिलता है उनको, हमेशा शोर वाला, चिल्लाहट वाला, पूरी तरह से प्रदूषित वातावरण मिलता है, जिसकी वजह से भी होता है। आवश्यकता से अधिक कार्य करने तथा निद्रा और आराम की कमी की वजह से भी होता है। बहुत से लोग देखिए खाते बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो होता है उससे समस्या। परिवार में देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारे खाद्य पदार्थ सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जैसे देखिए फल, सब्जी, दूध, दही, घी आदि पदार्थों का अभाव देखा जाता है। परिवार बड़ा होने की वजह से लोग इन सब पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे की कमी होती है। उसके बाद देखिए कोई भी कार्य नियमित रूप से नहीं करने की वजह से भी कुपोषण होता है। बहुत सारा कार्य होता है जिसको नियमित तरीके से आप करेंगे तो आपके बॉडी में उस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और उस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तब आप उस प्रकार का भोजन का सेवन करेंगे जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार देखिए भोजन की अनियमितता, भोजन सही तरीके से नहीं करेंगे, टाइम से नहीं करेंगे, जब मन करे तब करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिए कुछ लोग जो होते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे देखिए जो लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और कुछ अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी कुपोषण के लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए ये जो लक्षण हैं इनके क्या प्रभाव है, कुपोषण का क्या प्रभाव होता है, कुपोषण से कौन कौन सी समस्याएं हो जाती है। देखिए कुपोषण से शारीरिक कमजोरी होती है, बुद्धि और मानसिक विकास में रुकावट आती है, विभिन्न प्रकार के रोगों का खतरा बढ़ जाता है, अस्थि और मांसपेशियों की कमजोरी दिखाई देती है, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। जब कुपोषण बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं, शरीर कमजोर हो जाने की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हावी हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। कुपोषण से बचाव, देखिए कुपोषण से बचा कैसे जाए, तो कुपोषण से बचने का पहला उपाय है कि संतुलित आहार लेना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, शिक्षा और जागरूकता होनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। जैसे जो गरीब बच्चे हैं जिनके बच्चों को सही मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं तो सरकार उनको बहुत सारे पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है, बच्चों को भी, गर्भवती महिलाओं को भी आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों का जैसे देखिए मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान जैसी सरकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न तौर तरीकों से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और कुपोषण की समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने पोषण, कुपोषण, संतुलित आहार और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है और उस कैलोरी ऊर्जा की जरूरत की पूर्ति कैसे की जा सकती है, इन सारी चीजों का हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से अध्ययन किया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। जो पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, चाहे बीए में चाहे एमए में, उनके लिए भी एक प्रकार का यह रिवीजन हो जाएगा और इसको आप अपने टीचिंग लाइफ में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला यूनिट अध्ययन करेंगे जो आपका विभिन्न प्रकार के आसन से संबंधित है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। तो आज की क्लास में आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।